दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। बड़ी बड़ी बातें करने वाले झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव के उस वकील को की नोटिस के जवाब में भेजा है अपना माफीनामा और बोला है कि अगर मेरी किसी बात से आपके क्लाइंट को दुख पहुंचा है तो मैं उसके लिए क्षमा। कमाल है, जो लोग ये दावा कर रहे थे कि टिल्लू यादव अखिलेश यादव से 900 बार बात करता है, वो लोग सीडीआर तो नहीं दिखा पाया, कॉल डिटेल तो नहीं दिखा पाए, लेकिन जैसे अखिलेश यादव ने नोटिस भेजा, पहले वो भारद्वाज जी आए जो दावा कर रहे थे कि वीडियो बना के दावा कर रहे थे, पहले उन्होंने माफी मांगी, अब निशिकांत दुबे ने माफी मांगी। मनोज जी, क्या मामला खत्म माना जाए? विवाद खत्म हो गया? पाठक जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही, लेकिन मैं जितना सवाल सुन पाया हूं उसका सिर्फ इतना मतलब हुआ कि निशिकांत दुबे भाग गए और भाग गए। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता सभा के पाल जी ने जब इनको नोटिस भेजा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति जो झूठी खबर फैलाने का, तो उन्होंने उनपे मानहानि का केस भेजा। लेकिन वकील जाने वकील की भाषा। अब निशिकांत दुबे ठहरे अपनी मौसी की बिटिया से शादी करने वाले बीजेपी के एक नेता, बात को सदन में चले आए, वो अपनी जगह बात हो सकता है। तो अब जाहिर सी बात है कि वकील की भाषा, कोर्ट की भाषा समझ में अच्छे अच्छों को आ जाती है, क्योंकि उसमें एक माफी मांगने में ज्यादा आसानी है बनस्पत इस बात के कि उस बात को और खींचा जाए, खूब खींचा जाए और इस तरह खींच के ले जाया जाए कि पता चला जेल भी हो जाए। बहुत लोगों की सदस्यता भी चली गई है, बयान देने पे सदस्यता चली गई है। आप कई सारे एमएलए, कई सारे एमपीज के बारे में आपने देखा होगा कि उनकी सदस्यता जानी पड़ी। तो निश्चित तौर पे आप वो माफी का अपना चिट्ठी भेजे हैं हमारे के पाल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता सभा के हैं, और ये बड़ी बात है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि अभी इससे छुटकारा उनको नहीं मिलने वाला, उनको माफी मांगनी पड़ेगी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से, तभी मामला और कोई बात बनेगी। क्योंकि और सबसे बड़ी बात, मैं तो पार्टी से भी अनुरोध करूंगा पाठक जी कि पार्टी इनको माफी न दे। इन्होंने बहुत बदनाम किया, पूरे देश में ये बात चर्चा में ला दी कि चंदा चोरी के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ। मतलब गजब के टोपीबाज लोग हैं। ऐसे टोपीबाजों को ईश्वर पता नहीं कौन सी सजा देते हैं। अभी तक तो कोई सजा पाठक जी इनको ढंग की मिली नहीं। मतलब अब दूसरे की अपनी टोपी दूसरे सर पे लगा दे रहे हो, अरे शर्म आनी जरा चाहिए। उनकी भाषा सुनिए। उनके वकील ने, जो आपके निशिकांत दुबे के वकील ने, जो निशिकांत दुबे के मार्फत से जो चिट्ठी आई है कि यदि मेरे मुवक्किल के किसी कथन ने आपके मुवक्किल को अनजाने में ठेस मेरे मुवक्किल के किसी कथन से आपके मुवक्किल को अनजाने में ठेस पहुंची हो या वह उन्हें अपमानजनक लगा हो, तो मेरे मुवक्किल इसके लिए ईमानदारी से खेद व्यक्त करते हैं और क्षमा चाहते हैं। यह खेद और क्षमा याचना केवल विवाद को समाप्त करने अनावश्यक मुकदमाबाजी से बचने और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने से उद्देश्य की गई है। इसे किसी भी प्रकार से गलती स्वीकार करना, कानूनी जिम्मेदारी मानना या मानहानि करने की मंशा का स्वीकार नहीं माना जाना चाहिए। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर किया जाता है कि मामले से संबंधित सभी आवश्यक बातें सामने रख दी गई हैं, इसलिए अपेक्षा की जाती है कि आपके मुवक्किल की शिकायत का समाधान हो गया होगा और इस मामले को यही समाप्त माना जाएगा। अब आप बोले। देखिए पाठक जी, तो पूछिए पूछिए। नहीं, आप बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि उनके वकील ने जिस भाषा का प्रयोग किया है
माफी खेद जिस तरीके से प्रकट किया है, वो बात अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन उन्हें तो प्रभु श्री राम से माफी मांगनी चाहिए, हमारे नेता से तो माफी मांगनी चाहिए। जाके राम मंदिर में राम पथ पे 24 किलोमीटर पैदल चल के नंगे पांव निशिकांत दुबे को, पराजय अजय, क्या नाम है, अजय अजय आलोक को, पराजय आलोक ने अजय आलोक, उनको और बीजेपी के जिन जिन नेताओं ने इस तरह का घटिया काम किया है हमारी पार्टी हमारे नेता को बदनाम करने का, इन सब को परिक्रमा करते हुए नंगे पांव लोट लोट के प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर माफी मांगनी चाहिए, तब प्रभु श्री राम इनको माफ करेंगे। हम समाजवादी लोग सदैव ही आरोप से ढके गए हैं और आरोप हम पे लगाए गए हैं। हर दौर, हर दशक, हर सदी में समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा को बदनाम करने का प्रयास किया गया, लेकिन समाजवादी सच्चाई की राजनीति करने वाले लोग हैं, मुद्दों पे बात करने वाले लोग हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं और न्याय के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हम इन लोगों से डरते नहीं है, हमारी पार्टी के नेता, हमारे विचारधारा इनसे डरती नहीं है, लेकिन जो आज का दौर पाठक जी चल रहा है वो दौर इतना घटिया है, इतना घटिया है। अरे इन्हीं लोगों का, भाई मीडिया तो कोई खबर ऐसे नहीं दिखाती है, मीडिया साक्ष्यों के आधार पे बात करती है, साक्ष्य जब होते हैं तब कहती है कि समाजवादी पार्टी के नेता और टिन्नू यादव की हुई बात, ये इसके साक्ष्य, ये सीडीआर, ये इतने बार कॉल की गई, एक कॉल 10 मिनट की थी, एक कॉल 2 मिनट की थी, एक कॉल 5 मिनट की थी, इस तरह के आरोप होते तब मीडिया को इस तरह की खबरें चलानी चाहिए थी, लेकिन नहीं चलाई खबरें, और सिर्फ समाजवादी पार्टी को बदनाम होने दिया। और ना तो सवाल पूछा मीडिया ने कि निशिकांत दुबे के घर जाती मीडिया और उनके पत्रकार जाते, कहते कि बताइए किस आधार पे आप ये बात कह रहे हैं। अजय आलोक से तीखे 4 सवाल हो जाते, बस मुंह बंदर की तरह मुंह बनता अजय आलोक का और निशिकांत दुबे का, जिससे बंदर नहीं मुंह बनाता है वैसे जाके अपना एक किनारे बैठ जाते मुंह घुमा के ऐसे ऐसे करके कि नहीं हमने नहीं कहा, हमारा कोई मतलब नहीं। एक व्यक्ति ने भी माफी मांगी पाठक जी, उसने वीडियो जारी किया कि मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, मैंने सिर्फ ऐसे ही खबरों के आधार पर आरोप लगा दिया, क्योंकि उसको मालूम है कि जब निशिकांत दुबे को नहीं समाजवादी पार्टी छोड़ रही है तो तह तक तो जाएगी समाजवादी पार्टी, तो फिर भरद्वाज जी को कैसे छोड़ देगी। तो उन्होंने तो माफी मांग ली, अब माफी की बारी है खुलेआम वीडियो बनाकर निशिकांत दुबे की और अजय आलोक की। अगर इन दोनों लोगों ने माफी नहीं मांगी तो आने वाले समय में माफी मांगने लायक भी नहीं रहेंगे, जेल की रोटियां इनको खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। आज मोदी जी बचा लेंगे, कल मोदी जी नहीं होंगे तो कौन बचाएगा। और फिर ऐसे मामले को ये थोड़ी नहीं होता कि 5 साल बाद इन मामलों का कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर आएगा मतलब उत्तर प्रदेश की पुलिस जाएगी गिरफ्तार करने के लिए ऐसे लोगों को। निश्चित तौर पे सबको इंतजार है एक ऐसे काल का, ऐसी सरकार का जो न्याय की बात कर सके, अन्याय ना होने दे। जी नहीं भाई, अगर आपकी सरकार आ जाएगी और ऐसे बयान देने वालों को गिरफ्तार करेगी तो फिर आपकी सरकार में और योगी आदित्यनाथ की सरकार में अंतर क्या रह जाएगा मनोज जी? सवाल ये तो ऐसे उठता है लोगों कि को जब भंडारा खिलाने ले चले क्या? नहीं, आपको जब क्या वो कह लगता है रहे हैं झूठी कि खबर फैलाने वो वालों को क्षमा भंडारा मांग खिलाएं? रहे हैं, वो पूरी ईमानदारी से क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा कर दीजिए, और आपके नेता तो बड़े दयालु हैं, काहे क्षमा के लिए कर देते हैं। अंग्रेजी में ना, अरे वीडियो बनाओ, वीडियो बना के माफी मांगो। ये कोर्ट कचहरी क्या होता है? किसको किसको अंग्रेजी में पढ़ाएं कि देखो माफी मांग रहे हैं? वीडियो आनी चाहिए, खबरें चलनी चाहिए, खेद प्रकट करने का वीडियो होना चाहिए। सदन में बोलते हैं, कैमरा जीवी हैं, तमाम बातें बोलते हैं, भाषण बोलते हैं, नेता हैं। हाँ, कोई वहां सुरंग में रहने वाले बाबा जी तो है नहीं कि जो उनको मालूम नहीं है, या उन्होंने मौन व्रत ले रखा है, उन्होंने अपना ध्यान व्रत ले रखा है, उन्होंने अपना शकल ना दिखाने वाला व्रत ले रखा है। घर में घुस गए क्या? घूंघट ओढ़ रखे हैं क्या जो बाहर आके वीडियो नहीं बना सकते हैं? तमाम सारी बातें हम कह सकते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से जनता के बीच में जिस तरह मुंह फाड़ फाड़ के चिल्ला के कह रहे थे, अपना ट्वीट करिए, लोगों से कहिए, बताइए, मीडिया को आके अपनी सफाई दीजिए, तब तो कोई बात होगी, अन्यथा कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी, उसमें कौन सा कोई रोक पाएगा। कानून तो सबके लिए बराबर है ना। वो अलग बात कि बीजेपी के लोगों के लिए कानून मेरे ख्याल से उनकी ड्योढ़ी की गुलाम बन के रह गई है। दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे
न किसी न्यायपालिका के लिए ये शब्द इस्तेमाल करते हुए अच्छा लग रहा है, और न पुलिस प्रशासन के लिए। दुर्भाग्यपूर्ण है जी। अरे अभी अभी संसद का सत्र शुरू होगा, अभी अखिलेश यादव दिल्ली थे, दिल्ली आवास पे चले जाएंगे, अखिलेश जी से चाय पी लेंगे, माफी मांगी लिए हैं, संसद में तो मिलेंगे ही, एक ही जगह बैठते हैं लोग, हो जाएगी बातचीत। आप काहे इसको इतना तूल दे रहे हैं भाई? हम अब वो आपसे एक जिस बात बार बार कहते हैं हाँ पाठक जी, एक बात समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं बार बार कहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हम बीजेपी की बेशर्मी को हर थर्मामीटर से नाप के देख चुके हैं, हर थर्मामीटर से। वो बहुत बड़े वाले बेशर्म हैं, और बेशर्म के साथ साथ बेहया भी हैं। और जिसे कहते नहीं है कि माफी तो मांग ही लेते हैं, लेकिन जो इनका नजरिया, जो तरीका है काम करने का, वो बहुत ही घटिया किस्म का है। ये माफी भी मांगेंगे, पैर भी छुएंगे, और ये तो जब भारत गुलाम था तो पेंशन भी लेते थे अंग्रेजों से। ये तो इनकी पुरानी आदत है माफी मांगने की, इन्होंने तो अंग्रेजों से भी माफी मांगी। तो ये पहले ऐसे बोल देते हैं, अपराध कर देते हैं, फिर माफी मांगने की प्रैक्टिस इन्होंने अपने पूर्वजों से ले रखी है। इसीलिए इस तरह की चीजें लगातार सामने आती जाती। बात माफी की नहीं, हमारे नेता माफ करने चाहे तो माफ कर देंगे, और नेता का तो हमारे दिल वैसे भी बहुत बड़ा है। लेकिन बात इसकी नहीं है, जन भावनाओं में जो अपमान समाजवादी पार्टी को झूठे आरोप लगे हैं और आरोपित किया है, हमारा अपमान हुआ, हमारी पार्टी का, हमारे नेता का अपमान हुआ कि हम लोगों ने चंदा चोरी की, और झूठी बात। यही तो कहा चंपत राय चंदा चोर है, यही तो कहा अनिल मिश्रा चंदा चोर है, यही तो कहा गोपाल राव चंदा चोर है। अब चंपत राव कह रहा है, नहीं कह रहा है, चंपत राय कह रहा है कि वही अनिल मिश्रा ही सब इसका दोषी है। तो समाजवादी पार्टी कोई गलत बात कह रही थी क्या? मतलब तुम कहो चोर तो चोर, हम कहते तो कहो ना 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 ना, ये पिछड़े कैसे कह सकते हैं, ना ना ना, ये पिछड़े थोड़ी नहीं कह सकते हैं, ये तो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, ये नहीं कह सकते, हम पे चंदा चोरी का आरोप नहीं लगा सकते। ये तुम्हारा राजतंत्र नहीं है जो तुम्हारे कमंडल से चलता हो, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलने का समय है। तो यहाँ पे सबका हक अधिकार बराबर है जी। नहीं, आप बात बड़ी जानदार कर रहे हो, आपके बड़ी संख्या में जो कमेंट आ रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे को माफ नहीं करना चाहिए, और अजय आलोक का भी लोग नाम लिख रहे हैं कि पूरा विधिवत आप लोग केस कीजिए। जनता भी बड़ी नाराज दिख रही है, मुझे लगता है ये कुल मिला जिला के। देखिए, अभी मैं एक चैनल पे था और उस चैनल पे आज डिबेट था इमरान मसूद के बयान पे, तो मैंने कहा भैया ये तो हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल है। इमरान मसूद के खिलाफ दो दो मुकदमे चल रहे हैं, दो दो मुकदमे और भी हैं। एक 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने कुछ ऐसा बोला था, वो मुकदमा दर्ज हुआ था। फिर जब वो 2006-7 का एक मामला है, जब वो चेयरमैन वगैरह कहीं थे तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा वगैरह दर्ज हुआ था। तो हमने कहा भैया हो सकता है कि कहीं से एसएमएस व्हाट्सएप आया होगा कि इस पे बोल दो यार, थोड़ी राहत मिल जाएगी। तो उन्होंने बयान दे दिया, और आप लोग आज जो है, वैसे वो चैनल रोज चर्चा कर रहा था चढ़ावा चोरी की, चढ़ावा चोरी की चर्चा रोज कर रहा था, लेकिन आज जो है इमरान मसूद बड़ा मुद्दा बन गया। तब तक मैं देख रहा हूं कि निशिकांत दुबे का माफीनामा आ गया। हम भी सोचे थे कि इमरान मसूद पे हम भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस माफीनामे के बाद क्या लग रहा है, क्या केंद्र को लग रहा है कि लोकसभा में कहीं कोई परेशानी ना आने पाए, इसलिए बोला जा रहा है कि भैया एक आदमी जिसने वीडियो बनाया, आपको लग रहा है कि वो जो भरद्वाज वीडियो बना के माफी मांग रहा है, उसने अपने मन से वीडियो बनाया था जो अखिलेश जी पर आरोप लगाया था? आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, कोई अपने मन से बनाए या किसी के दबाव में बनाए, ये उनकी बात है। समाजवादी पार्टी ऐसी राजनीति कभी नहीं करती कि किसी को कट्टा बंदूक लगा के कहे, जैसे मुझे कहना है। हम कह रहे हैं ना कि वीडियो बनाओ और माफी मांगो, हम लोग खुलेआम कह रहे हैं ना, हम कोई फोन करके तो कह नहीं रहे हैं। ना हम फोन करके निशिकांत दुबे से कह रहे हैं, और ना ही अजय आलोक से कह रहे हैं, ना किसी और व्यक्ति से कहा है। भरद्वाज से भी समाजवादी पार्टी ने नहीं कहा। समाजवादी पार्टी का मूड सबको पता है, और नहीं पता है तो ओम प्रकाश राजभर से भाजपा ही पूछ रही है। अरे वो तो ओम बता प्रकाश देंगे राजभर अच्छे से। अपने अच्छी बात याद दिला दी। ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं, फिर आज कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने हमसे तलाक ले लिया है, इसीलिए हम उनको देखते हैं तो हमको गुस्सा आ जाता है। ये तलाक वाला खेल कब हुआ भाई? मनोज जी बताइए भाई, जनता पूछ रही है। उनका जी बीजेपी से भर चुका है,
इसीलिए लगातार अच्छा। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। इसीलिए वो सुबह से लेकर शाम तक रटा करते हैं। उनका जी भर गया भाजपा से। उन्हें आज तो मालूम है उन्होंने ये उन्हें भी, कितना अपमानित किया गया है, वो तो कह मालूम रहे हो हैं गया। कि आज तो उन्होंने कई चीज और कह दी कि मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है, वो तो राजनीति की वजह से मैं बयान देता हूँ, मेरी कोई पर्सनल अखिलेश जी से कोई लड़ाई नहीं है। आप समझदार तो इशारा काफी वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है। जब उनको जिस पार्टी में जाना होता है उससे पहले उसकी वो बुराई करते हैं, इसके बाद उस पार्टी में रास्ता ढूंढ के निकल जाते हैं, ध्यान आकर्षित कराते हैं कि हम आपकी पार्टी में आने वाले हैं, इसीलिए हम आपकी बुराई कर रहे हैं। अब भाजपा के लोग उनको रोक पाते हैं नहीं रोक पाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, ऐसी राजनीति समाजवादी पार्टी पसंद नहीं करती। आप मिनिस्टर हैं, आप पंचायत का चुनाव टाइम से नहीं करा पाए, आप पंचायत वो के तो कह रहे मिनिस्टर हैं, हैं, वो तो क्या पंचायतों को बात कर रहे बेहतर हैं। नहीं बना पाए। अरे भाई साहब रुकिए रुकिए, वो तो कह रहे हैं अखिलेश यादव की लीगल टीम के लोग हाई कोर्ट पहुंच गए और हाई कोर्ट में मामला फंस गया, इसलिए नहीं करा पाए। वो तो बता रहे हैं कि अखिलेश यादव की देन है जिसकी वजह से पंचायत का चुनाव सरकार समय पर नहीं करा पा रही है। आप लोगों ने क्यों अपना मुकदमा दर्ज करवा दिया था हाई कोर्ट में भाई? हम लोग राजभर जी के खिलाफ नोटिस नहीं भेजेंगे, वो बैकवर्ड समाज के, उनके खिलाफ कोई नोटिस नहीं जाएगा। उनको इतनी समझ नहीं है, इसीलिए उनको माफी। इस पे भी मतलब मुकदमा बन सकता है, इस पे भी मुकदमा बन सकता है, लेकिन वो मंत्री हैं, मंत्री को गैर जिम्मेदार बयान नहीं देना चाहिए। मैं इतना जानता हूं कि एक मिनिस्टर को सदैव ही बहुत संयमता के साथ और संवैधानिक दायरे में रह के बात करनी चाहिए। लेकिन अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की वजह से पंचायत चुनाव नहीं हो पाया, तो हम नोटिस नहीं भेजेंगे ओम प्रकाश राजभर जी को। क्योंकि अब राजभर समाज के विकास के लिए गए थे वहां पे, पता लगा विनाश कर रहे हैं लगातार वहीं से, और अलग से अरे अपनी आप, सुहेल देव राजभर समाज पार्टी को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। सुहेल देव राजभर समाज को, जब सुहेल देव जी की बात पे राजभर नहीं जुड़ पा रहा है, उस पे तो इतना वो बेचारे डरे हैं। और सबके तो दुश्मन हो गए, मुसलमानों को भी गरिया लिए, सबसे पहले यादवों को गरिया लिया, फिर मुसलमानों को गरियाया, फिर पारसियों को गरियाया, फिर अब जाटवों को गरिया रहे हैं। हर जाति को गाली दे रहे हैं। अब उनको आरएसएस वाले ही अपना नेता मानेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अब ओम प्रकाश राजभर बन गए आरएसएस और बीजेपी के नेता। सारे उनके अंधभक्त जो बीजेपी के, अब उनको कहेंगे ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर हमारे नेता हो। बीजेपी के लोग ऐसा कहेंगे। कहावत नहीं है वो ना, बीजेपी की पार्टी मतलब हर दल में हमारा नेता कैसा हो, तो आरएसएस और संघी नारा लगाएंगे ओम प्रकाश राजभर जैसा हो। अब यही दौर देखना बाकी है, क्योंकि अन्य पिछड़ी जाति और मुस्लिम जाति और दलित जातियों पे तो लगातार हमलावर हो ही रहे हैं, यानी कि फुल पीढ़ियों को गरिया रहे हैं। पी फॉर पिछड़े को गरिया रहे हैं, जिसमें यादव को गाली दे रहे हैं। डी फॉर दलित को गरिया रहे हैं, जिसमें जाटो समाज को भी कह रहे हैं कि एसपी ने थप्पड़ मारा, बिल्कुल सही किया एसएसपी ने जो वहां पे। फिर जो पासवान समाज है उसको भी उल्टा सीधा कह रहे हैं। तो कुल मिला के पीडीए को गाली देके बीजेपी के, आरएसएस के लोगों के नेता बनने के लिए अग्रसर हैं ओम प्रकाश राजभर जी। तो मतलब बीजेपी की नेता बन रहे हैं वो, आरएसएस और बीजेपी के। अब वो मतलब इस तरह साफ शब्दों में कहा, जो पीडीए को गाली देता है उसको ये कहा जा सकता है कि आरएसएस के फॉरवर्ड लॉबी का नेता हो गया, वो फॉरवर्डों का नेता हो गया। अब वो तो मतलब बैकवर्ड्स का नेता नहीं वो रहेगा। माना जाए कि राजभर जी अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि विपक्ष से मुख्यमंत्री आए छोड़ो, हुए नेताओं को लोग मुख्यमंत्री जल्दी बनाते हैं। वो अब देखिए प्रधानमंत्री सम्राट चौधरी बनेंगे। हैं। आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे तो योगी जी का क्या होगा? योगी जी जाएंगे मठ में, तेरा चमटा मेरी चमटिया करके वो गाना जो है नहीं, चल सन्यासी मंदिर में। ये तो हम तो मनोज जी, गाए नहीं थे, वो तो वही। आज तो बीजेपी के लोग बहुत खुश हैं कि इमरान मसूद ने ऐसा बयान दे दिया है, सपा और कांग्रेस की लड़ाई बड़ी जबरदस्त सामने हो गई हमारी, तो लोग अभी से मिठाई बांटने लग गए हैं कि अब योगी जी चुनाव जीत के तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। उनके मुंह में बीमारी हो गई है, और वो बीमारी कहाँ से हुई है मुझे नहीं पता, इसलिए उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। अब जिसके किसके मुंह मुख पे में बीमारी? बीमारी हो जाए उसको क्या कहा जाए। किसके मुंह पे बीमारी हो गई है? जो बयान दे रहे हैं इस तरह का। कौन बयान दे रहा है?
अब जो इमरान लोग मसूद बयान जो दे कह, रहे हैं उन सब से अरे इमरान मैं किसी मसूद का ने ये नाम नहीं बयान लेना दिए। चाहता हूँ। घटिया किस्म के नेताओं का नाम लेके उनका नाम नहीं बड़ा करना चाहिए। भाई आप पे बड़ा जबरदस्त आरोप लग रहा है कि आपकी पार्टी को राहुल गांधी की लोकप्रियता की वजह से वोट मिले और आप लोग 37 सांसद आपके जीते हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता की वजह से मुस्लिम और दलित आपके पक्ष में आए हैं और 37 सीटें जीते हैं। एमपी और राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात मिलाकर कांग्रेस ने 150 से ज्यादा सांसद जीते। बधाई नहीं देंगे उन्हें? कांग्रेस की 150? कहाँ बात कर रहे हैं आप? आप जैसा सवाल पूछेंगे मैं उसी तरह जवाब देता हूँ। एमपी में तो मुसलमान है ही नहीं है, तो एमपी में रिजर्वेशन सही। राजस्थान, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी बहुत ज्यादा मुसलमान नहीं है। मध्य प्रदेश, सुनिए, सुनते जाइए दोबारा से। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात मिलाकर 150 सांसद जीत लिया भाजपा कांग्रेस ने। इसीलिए इमरान मसूद को दौरे पड़ रहे हैं। ये आप लोग का समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी दोस्ती है, ये दोस्ती है कि क्या एक दूसरे को निपटाने की तैयारी? नहीं पाठक जी, आप बात को दूसरी तरफ क्यों ले जा रहे हैं? मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, फिर तीसरी बार सुनिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात, 6 राज्यों में मिलाकर कांग्रेस ने 150 सांसद जीते। इसीलिए इमरान मसूद भाग 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 उगल रहे हैं। जय, क्या करें? नहीं, सवाल ये है कि अगर इसी तरह की बयानबाजी होगी तो क्या गठबंधन रहेगा कांग्रेस साथ बरकरार विधानसभा चुनाव में? समाजवादी पार्टी 403 सीटों पे चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। सोच लीजिए मनोज जी, आप क्या बोल रहे हैं। मैं वो बात कहता हूं जो बात हमारी पार्टी करती। समाजवादी पार्टी 403 सीटों पे पूरी मेहनत कर रही है। एसआईआर, वोट की चोरी रोकना, एसआईआर को कंप्लीट कराना। समाजवादी पार्टी जाति जनगणना करा रही है। समाजवादी पार्टी समीकरणों को देख रही है। समाजवादी पार्टी उन नेताओं को ढूंढ रही है जो चुनाव लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी उन नेताओं को चिन्हित कर रही है जो चुनाव जीत सकते हैं। समाजवादी पार्टी 403 विधायकों वाली लोकसभा विधानसभा में 403 वाली विधान वो व्यवस्था कर रही। हाँ, 403 विधानसभा पे आप अकेले लड़ेंगे? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी 403 विधानसभाओं में पूरी मेहनत से एसआईआर का काम किया है, जाति जनगणना का काम किया है, अपने बूथ के संगठन को मजबूत किया है। हम उधार का सिंदूर नहीं लगाते और ना उधार के सहारे हम रहते हैं। हमारे दल का अपना महत्व है और अपने दल के हिसाब से ही राजनीति हम लोग करते हैं, अपनी दल की वैचार की और दल की मजबूती के आधार पर। जी, तो गठबंधन का क्या भविष्य है? ये हमारे नेता तय करेंगे, हमारे नेता बताएंगे। उसके लिए मैं ऑथराइज नहीं हूं कि गठबंधन होगा नहीं होगा, कब नहीं होगा, कितना होगा, कैसे होगा, कितनी सीट पे होगा। ये हमारे नेता का निर्णय होगा, ये हम लोगों का निर्णय नहीं होगा। हमारे नेता, पार्लियामेंट, जो हमारा पार्लियामेंट बोर्ड है और जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, वो सब मिल के फैसला लेंगे। तो उस आधार पे फैसला आएगा, उस पे हम लोग काम करेंगे। बाकी हम इतना जानते हैं, फिर चौथी बार बोल रहा हूं, मैं 4 बार आज तक अपने जीवन में कोई बात डिबेट में नहीं बोला हूं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड मिला के कांग्रेस ने 150 सीटें जीती है। इसीलिए इमरान मसूद पगला गए। ये मोहन भागवत जी का एक बयान मेरे सामने आ गया है। उन्होंने बताया कि 4 तरह के हिंदू होते हैं। देखिए, आरएसएस के चीफ है, इनका बयान है कि 4 तरह के हिंदू होते हैं। एक जो गर्व से खुद को हिंदू कहता है, दूसरा जो खुद को सिर्फ हिंदू कहता है, तीसरा जो चुपचाप खुद को हिंदू मानता है, चौथा ये जो यह भूल चुका है कि वह हिंदू है। परशुराम कौन है? भगवान परशुराम कौन है? अरे मैं पूछ रहा हूँ, पंडित है कि लकड़हारा? ये देखिए, मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि जो चढ़ावा चोरी किए वो। ये बयान किसका है कि परशुराम जी लकड़हारा थे या ब्राह्मण थे? किसने बयान दिया? ये मैंने नहीं सुना था भाई।
मैंने नहीं, मुझे आपने नहीं नहीं पता सुना तो तुम। बात खत्म हो गई। नहीं तो ये बताइए, लोग पूछ रहे कि भैया ये बताओ, मोहन भागवत जी की जिन्होंने चढ़ावा चुराया वो कौन से हिंदू थे? वो जर्सी हिंदू है। वो जर्सी हिंदू है। हम्म। ये बताइए, आपके कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर एक बैनर लगवा दिया कि राम नाम जपना, चढ़ावे का माल अपना। वो उनकी कब तक रिहाई वही होगी कि लंबा काटेंगे जेल में? ये बेशर्मी है, बेहयाई है। प्रभु के चढ़ावे पे आवाज उठाने वालों को जब जेल डालने लगो तो समझ लेना इनके दिन पूरे हो गए, लद गए दिन, अच्छे दिन लद गए। अभी ये जो जो गिरफ्तार कर रहे हैं ये भी कोढ़ी होंगे, अंधे भी होंगे। हम्म। मैं अच्छा, बिल्कुल खुले बनारस। शब्दों में कह रहा हूँ, हम्म। खुले शब्दों में कह रहा हूँ पाठक जी, कोढ़ी भी होंगे, अंधे भी हम्म। होंगे, लूले भी होंगे। जो लोग कौन लोग? प्रभु श्री राम के चढ़ावे पे जो लोग हम्म। आवाज उठा रहे हैं, जो लोग इनको एक्सपोज कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ लोग जो मुकदमा लिख रहे हैं, जो लोगों को जेल भेजा जा रहा है, जो लोगों को दबाया जा रहा है, वो सब अंधे लूले लंगड़े पैदा होंगे। उनके आने वाले वंशज भी ऐसे ही होंगे, याद रखिएगा बात, और पाप के भागीदारी बने। आपके नेता ने एक ट्वीट देखा, जहां देखो मतलब बड़ा अजीब सा ट्वीट किया है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, जिसका मतलब समझा दीजिएगा। और उसमें एक आरोप लगा है कि भाजपा के नेता ने के मामले में 50 करोड़ की जमीन जो है हड़पने में भाजपा जिला उपाध्यक्ष पर 10 मुकदमा दर्ज हुआ है। उस खबर को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, जहां हो रही जमीन कब्जाई वहां निकलेगा एक भाजपाई। नहीं, वो जो व्यक्ति निकला है, वो जिसपे आरोप लगे, जो बनारस का उपाध्यक्ष है बीजेपी का, वो मुख्यमंत्री जी का सजातीय है। अब नहीं नहीं, वो इसमें सबसे सजाती बड़ी नहीं नहीं नहीं, यहाँ मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं बनारस का रहने वाला हूँ। सुरेश सिंह मुख्यमंत्री जी का सजाती नहीं है, लेकिन उनका कहना ये है कि भैया ये जमीन जिसका मालिक था उसने अपने भतीजे को गिफ्ट कर दिया, और भतीजे से मैंने जमीन खरीदी है। अगर कोई फ्रॉड किया तो भतीजे ने किया, मैं कहां से दोष दूं? अच्छा, तो वो कौन है, राय साहब है क्या? कौन? हाँ, राय साहब है। जो राय साहब, नहीं तो भूमिहार है बुलडोजर चलेगा नहीं चलेगा? नहीं, अभी बुलडोजर की तो पति है नहीं है भाई, नहीं, उसमें क्यों? हुआ क्या? जांच अरे करके भाई, बुलडोजर चलेगा क्या? इसमें एफआईआर तो कोर्ट के आदेश से हुआ है, और आप कह रहे हैं कि इसे बुलडोजर चल जाएगा। अयोध्या तो में क्या बुलडोजर मुख्यमंत्री चला जी क्या? डर गए क्या? अयोध्या में मुख्यमंत्री जी डर बुलडोजर गए, चला क्या? भाजपा कार्यकर्ता नहीं, तो बुलडोजर नहीं चला पाएंगे। अयोध्या में बुलडोजर चला क्या आज तक? वहां सब गिर गया। क्या गिर गया? आपको मालूम नहीं, वहां सब ध्वस्त हो गया। ये जितने लोगों ने 15 अवैध रकम कमा के कोठियां बनवाई थी, मकान बनाए थे, उनके मुख्यमंत्री बुलडोजर जी चल ने गया क्या? चलवा दी। आप हमारे अरे ख्याल से आप इस वक्त त्रेता युग में चले गए हैं, आपको पता नहीं है। कलयुग में आइए तब आपको दिखेगा। आप तो रामराज की परिकल्पना में त्रेता युग में चले गए। मैं द्वापर नहीं बोलूंगा, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं कि मैं बीजेपी के नेताओं की तरह बोलूं कि नहीं द्वापर युग में हुए थे प्रभु श्री राम। अब इतनी बुद्धि तो मुझे आई है, वो अलग बात, बैकवर्ड हूं। तो चल अब गया वो जिस वहां बुलडोजर, सब चल गया, पूरा हो गया बुलडोजर नहीं, बुलडोजर, चल के गिर के ध्वस्त होके फिर सब करके फिर दोबारा बन गया। जीत उत गए सब, सारे चंदा चोर, चढ़ावा चोर, सब जितने थे सब सारे जीत गए, को मुकदमा जीत गए, बरी हो गए बाइज्जत, इसीलिए दोबारा बन गया बस। अभी तो मुकदमा चल रहा है, चार्जशीट अभी गई नहीं कोर्ट में, मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, और सबसे बड़ी बात ये पूछा है कि ये भी बताइए कि एसआईटी का मेंबर कौन कौन है। ये सवाल क्यों पूछा पाठक सुप्रीम जी, कोर्ट ने? हाँ पाठक जी, मैं कुछ बात कह रहा हूं, उसका आप मतलब नहीं निकाल पाए अब तक। हाँ, मैंने कहा आप बीजेपी के रामराज की परिकल्पना में त्रेता युग में पहुंच गए। आपको राम पता ही राम, नहीं सब कुछ हो चुका है उत्तर प्रदेश में। पता नहीं सर, अब हम लोग पता। बनारस वाले केस पे डिस्कस कर रहे हैं, वो अभी त्रेता युग में नहीं हुआ है, अभी उस पे बुलडोजर चलना बाकी है। देखते हैं जोर कितना तेरे बाजुओं में है। हम तो ये देख रहे हैं मुख्यमंत्री मनोज जी से जी मैं की कह रहा हूं। गोरखपुर में एक लड़की अपने पिता को लेकर अस्पताल जा रही थी, उसको इंजेक्शन लगवाने, गाड़ी उसकी भड़ी, उसकी कार से एक बाइक भड़ी जाती है। लोग कहते हैं कि बाइक वाले का दोस्त था, वो लड़की उस अपनी कार में बैठा के उस लड़के को भी इलाज के ले जाती है। उसने फोन कर दिया, लड़के के दोस्त आ गए, उस लड़की को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। लड़कों ने मारा, पुलिस के सामने मारा।
ये और उस दिन बहुत हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया, बाद में वीडियो वायरल हो गया और लड़की ने वीडियो बयान दे दिया। कल आपकी पार्टी के लोग उस लड़की से मिलने चले गए, रात को एसएसपी साहब ने थानेदार साहब को, चौकी इंचार्ज को ट्रांसफर कर दिया, एक दरोगा 2-3-4 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। वो लड़की किस जाति की थी पाठक जी? ये तो आप बताएंगे, आप लोग दिन भर राजनीति करते हैं। नहीं, मुझे हमको जाति नहीं पता है, मैंने घटना तो सुनी लेकिन उसकी कास्ट नहीं थी। नहीं, कास्ट आप उपेंद्र गूगल कर शुक्ला लीजिए। एक पूर्व सांसद हुआ करते थे पाठक जी, हाँ जान रहे हैं? हाँ, उपेंद्र शुक्ला बीजेपी के पूर्व सांसद हुआ करते थे, आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता थे। जिनकी पत्नी और बेटा आजकल सपा के मेंबर हैं। उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी योगी के खिलाफ 2022 में, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना जी, उनके हाँ। बेटे को जेल में जमीन पे बंद करके बैठाया गया। किसके राज में? अरे सर, तो अब जेल जाएंगे तो जमीने पर बैठेंगे, जेल में थोड़ी गद्दा मिलता है सर। नहीं तो अच्छा, तो उन्होंने हाँ। सवाल चंदा चोरी तो उठाया था। कौन सा योगी जी के मठ थाने में जमीन पे बैठाला गया एक सांसद के बेटे को, और अपराध उसका क्या था कि चढ़ावा चोरी को लेके उन्होंने भी पोस्टर लगाया था। अरे सर, एफआईआर में उस पोस्टर का जिक्र ही नहीं। सबसे मजेदार बात तो ये है, अच्छा, उस एफआईआर जो हुई है, जो हमने पढ़ा, उसमें ये चढ़ावा चोरी पोस्टर का जिक्र ही नहीं है। उन लोगों ने पुलिस से बहस की और कुछ ऐसी बातें की जिससे समाज में अशांति फैल सकती थी, इसलिए वो लोग। अब चारों तरफ अशांति है रामराज में, क्या किया जाए? रामराज का असर विपक्ष पे हो ही नहीं रहा है, सारा असर सत्ता वालों व संघियों पे हो रहा है, इसीलिए वो प्रभु का चढ़ावा भी लूटे ले रहे हैं, डकैत कहीं के। हाँ, गजब का रामराज है। ऐसा रामराज प्रभु इन्हीं को देना, हम लोगों को मत देना। हम लोग तो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, न्याय के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। वैसे गजब का है मामला। अगर रामराज को सबसे ज्यादा किसी ने बदनाम किया होगा तो इन संघियों ने बदनाम किया। अरे अभी एक चैनल वाले कह रहे थे कि 10 बजे सुबह देखिएगा, दुनिया के सबसे बड़े सनातनी हमारे मंच पर होंगे, योगी आदित्यनाथ होंगे, ऐसा बोल रहा था भाई। अच्छा, होंगे होंगे, वो सबसे बड़े वही हैं, और तो सब छोटे हो गए, क्योंकि इतने बड़े वो हैं। सुनिए पाठक जी, इतने बड़े वाले हैं कि वो मंचवे पे बिरवा लगा देते हैं, वृक्षारोपण कर देते हैं। इतना बड़ा सनातनी और कौन हो सकता है? अरे नई टेक्निक आ गई है सर। हाँ, नई टेक्निक आ गई है, आप समझ नहीं रहे, नई टेक्निक आ गई है। हम सब समझ गए। मंच पे पहले मंच बनाइए, मंच पे थोड़ी मिट्टी रखिए, फिर उसको रंग पोत दीजिए, उसपे फूल माला डाल दीजिए, और इसके बाद धीरे से उसमें पेड़ लगा दीजिए लंबा सा, जिसमें डंठल हो सिर्फ, और इसके बाद सिंबॉलिक रूप से उसमें आप लोग विकास को नहीं समझ पा रहे हैं सर। ये विकास हो गया है। आप पेड़ जो है यहाँ से, आजकल जैसे हाईवे एक सड़क थी, अखिलेश यादव ने उसको 4 लेन करने का अप्रूवल कर दिया था, 2016 में ही फाइल होके हुई थी। अब लोग कहेंगे कि पाठक जी कहाँ से फैक्ट लाते हैं। अर्जुनगंज में 4 लेन बनना था, सुल्तानपुर रोड में हिमामो तक 4 लेन था, उसका अखिलेश जी ने 2016 में अप्रूवल दे दिया था कि भैया इसको बनवाइए। उसकी सरकार चली गई, तो उस रोड पे कई पेड़ थे, तो उन पेड़ों को जड़ से निकाल के कहीं और लगा दिया गया। इसी तरह इन्होंने शायद कोई ऐसा पेड़ वो पौधारोपण किया होगा कि स्टेज पे लगा दिया होगा, उसके बाद ले जाके लोगों को कहीं और लगा दिया। मुख्यमंत्री जी को मंच से नीचे जाने की अनुमति नहीं है क्या? अब देखिए भाई, सुरक्षा कैमरे की भी तो बात होती है, आजकल सब कुछ कैमरे के लिए होता है ना। अच्छा, ये लखनऊ कानपुर के बीच में एक्सप्रेस वे बना है, बहुत बड़ा विकास का मॉडल आया है, इस पर आपकी भाई बड़ा भाजपा वाले कह रहे हैं कि आप हमसे बहस कर लीजिए, आप 10 मिनट नहीं टिक पाएंगे, हम लोगों ने इतना विकास किया उत्तर प्रदेश। विकास किया है, अब वो चल जाए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आपके सवाल के जवाब में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे परमपिता परमेश्वर, सभी देवों के देव, आदि देव, महादेव, उस पुल में भले भ्रष्टाचार हुआ हो, भले धंसने लगी हो सड़क, लेकिन किसी की जान न जाए, ऐसी प्रार्थना, ऐसी कामना मैं करता हूँ कि किसी की जान न जाए। भ्रष्टाचारी बीजेपी भले कमीशन ज्यादा खाली हो,
लेकिन किसी की जान न जाए। यही प्रार्थना कर सकता हूँ, जवाब नहीं दूंगा। जवाब नहीं देंगे आप? क्या करें, पुल गिर जाता है, रोड धंस जाती है, गाड़ी घुस जाती है, पूरी कार की कार बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेस में बैठ जाती है, लोग मर जाते हैं। अब उसको भ्रष्टाचार की श्रेणी में ना गिन के अगर नहीं, काल नहीं आगरा आजकल एक्सप्रेस में मुख्यमंत्री भाई जी विपक्ष करते तो वो भाजपा वाले बताते हैं कि आगरा एक्सप्रेस में भी इतना घटिया काम हुआ था कि वो भी धंस गई थी सड़क कई जगह। भूल जाते हैं आप। कब 2017-18 की घटना है पूरी पूरी। एक घटना हुई थी पाठक जी, उसके बारे में बता दूं। हाँ बताइए। एक्सप्रेस वे पे जो किनारे मिट्टी डाली गई थी, उस हम्म। पे बुलडोज वो लगते हैं, पत्थर लगाए जाते हैं बड़े बड़े, बोल्डर, हाँ जिससे कि बोल्डर, मट्टी हाँ। बहे ना। हाँ, हम्म। बोल्डर बोल्डर वो बोल्डर लगने का काम चल ही रहा था, बारिश हो गई और किसी हम्म। तरीके से वहां की मिट्टी बह गई। और हम्म। मिट्टी बह गई चूंकि सरकार समाजवादी पार्टी की जा चुकी थी, योगी आदित्यनाथ बन चुके थे मुख्यमंत्री, तो अब वो उनकी हम्म। जिम्मेदारी थी कि जो बोल्डर वाला काम वो करा रहे थे, नहीं करा रहे थे, किस तरह कराए। समाजवादी पार्टी ने ट्रायल तरीके से उद्घाटन उसका किया था, काम चल रहा था। हमने तो हम्म। काम भी पूरा नहीं किया हो पाया था। आज तो बीजेपी जितने भी उद्घाटन कर रही, प्रधानमंत्री जी से करा रही है। आज नितिन गडकरी जी लखनऊ टू कानपुर के लिए आए थे, ने प्रधानमंत्री करने आए थे, तो प्रधानमंत्री को अधूरा काम का उद्घाटन तो करने आएंगे नहीं। हम्म। और फिर अच्छा, सरकार ये उन्हीं की है। नितिन गडकरी जी कह रहे कि मेरे पास तो 15 लाख करोड़ रुपए है, आप बोलते नहीं, मांगते जाओ, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और यहाँ जनता करी एथेनॉल के नाम पे खेल कर दिया गया हमारे साथ। पता ही नहीं चला था कि आप जो पेट्रोल दे रहे हैं तो उसमें 20% एथेनॉल मिला था। गाड़ियों का एवरेज गिर रहा है, जनता बड़ी परेशान है सर। नहीं नहीं, भाजपा से कहाँ आप लोग परेशान हो एथेनॉल पे सकते, कुछ भाजपा के बोलेंगे लिए सर? तो क्या चल रहा है, वो अमृत काल चल रहा है ना पाठक जी। अरे भैया, मेरे आदमी अमृत भैया सर, मेरी गाड़ी का एवरेज मैं सोच रहा था कि 12 का एवरेज देती है मेरी अर्टिगा, अब 9 का एवरेज दे रही है। अब पता चला कि क्या मामला है। नहीं एक नहीं नहीं, हमारे आप आरोप लगा रहे हैं, आप हमारो आरोप लगा रहे हैं। आप राष्ट्र भक्तों पे आरोप मत लगाइए। लेकिन सर ये बताइए कि इतना बड़ा मुद्दा है एथेनॉल वाला, उस पे आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? जनता बहुत बहुत दुखी है भाई। मिडिल बिना पेट्रोल के काम तो चलना नहीं है। अब हम साइकिल चला के 50 किलोमीटर तो नहीं जा सकते। अगर मुझे मुझे मनोज मनोज यादव जी से मिलना है, तो अगर मान लीजिए हजरतगंज मुलाकात तय होती है, तो यहाँ से 15 किलोमीटर हजरतगंज है, तो 15 किलोमीटर पाठक जी, साइकिल चला। हाँ, तो पेट्रोल बीजेपी के वाले बगैर तो तेल का तेल निकाल रहे हैं, तेल का तेल निकाल रहे हैं। तेल का तेल निकाल रहे हैं। हम्म। इससे ना आप बच पाओगे ना हम बच पाएंगे। निकल गया। आपको लग रहा निकल गए। होगा सर। आप देखिए, आप जो इतनी बढ़िया जो है वो सदरी पहन के बैठे हैं, हम देखिए कैसे बैठे हैं। हम जो है ये 10-12 साल पुरानी टी शर्ट पहन के बैठे हुए हैं। आम आदमी का तेल पाठक निकल जी, गया है सर। आपका आप नहीं बैकग्राउंड नहीं कितना अच्छा है, ना आप ना सत्ता ना में थे 2005 से 17 के बीच में। आप फिर आप थोड़ा ऊपर की बात कर रहे हैं। हाँ। आम आदमी का तेल निकलना एक बात होती है, हम्म। तेल का तेल निकलना दूसरी बात होती है। जैसे अब तेल का। सेकंड के 100वें हिस्से की जिस तरह चर्चा होती है, ठीक उसी हाँ। तरह तेल का तेल निकलने वाली बात। यानी कि अब आदमी का तो तेल निकल चुका 14 से लेके 2024 तक, अब हम्म। तेल का तेल निकल रहा। यानी कि जो तेल पेट्रोल था उसका हम्म। तेल निकल रहा है, उसमें एथेनॉल निकल रहा है, उसमें पानी निकल रहा है जो अभी तक नहीं निकलता था। तो अब तेल का तेल निकलना शुरू हुआ है। परेशान मत होइए, अभी तेल का भी तिल निकलेगा, परेशान मत होइए। आने वाले समय में तेल का जो तेल निकला है उसका तिल निकलेगा, फिर तार तार निकलेगा। अभी होगा और होगा, और जितने दिन सुनिए, सत्ता है खबर उतने में दिन पढ़ रहा सब था कुछ कि करेंगे। लखनऊ में ही जो है मिलावटी तेल बेचा जा रहा है, पेट्रोल और डीजल। खबर नहीं पकड़ी है मैंने। अभी खबर पढ़ी है मैंने, लखनऊ में बेचा जा रहा था। और ये भी सुनने में आया है कि यूपी में कुछ जिलों में नकली चाय पत्ती भी करेगी ओरिजिनल डब्बों में। तो सर ना, देखे रहिए, पता नहीं। न दूध बढ़िया मिल रहा है, न सब्जी बढ़िया मिल रहा है, न पेट्रोल बढ़िया मिल रहा है। आपकी क्या मतलब, चुप हम चुप रहिए, रहे? चुप रहिए, हम चुप? रामराज चल रहा है, कोई सुन लेगा तो एफआईआर करा देगा। चुप रहिए, ये सब रामराज चल रहा है। रामराज चल रहा है।
हाँ, राम राज्य में सब सब जब जब प्रभु नहीं बचे तो आप किस खेत की मूली हो और हम किस खेत की गाजर है, सलजम चुकंदर है। जब प्रभु श्री राम नहीं बचे, हाँ। राम दरबार नहीं बचा, काक भुसंडी नहीं बचे, उनकी हम्म। जब चांदी की ईंटें नहीं बची, सोना चांदी पता नहीं कितना गायब हो गया, अयोध्या की जमीन के साथ बलात्कार हो गया, मेरे ऐसे समझिएगा शब्द मत नया बोलिए, शब्द। ऐसा शब्द मत बोलिए सर, ऐसे शब्द मत बोलिए। हमारे पत्रकार क्यों? साथी अभिषेक उपाध्याय ने आज बड़े खुलासे किए हैं, मैं उस पर ध्यान जाना कि एक वहां के एसएसपी ने 2021-22 में एक मांगा था कि हमको गाड़ियों को स्कैन करने के लिए गाड़ी स्कैनर दे दिया जाए, ताकि कोई भी गाड़ी अगर मंदिर परिषद में जाती है तो उसमें गलती से भी कोई विस्फोटक या कोई धातु न जा सके। 60 करोड़ की वो चीज चाहिए थी, आज तक वो उसके लिए अप्रूवल नहीं आया। और एक चीज और समझ हुआ कि वो मांग रहे थे कि ये जो आजकल ड्रोन हो गया, एंटी ड्रोन गन मांग रहे थे कि अगर ड्रोन के जरिए हो तो उस पर काउंटर कर सके वहां की उपलब्ध, वहां जो मौजूद जो है अयोध्या में, तो एंटी ड्रोन गन भी नहीं दी गई है। तो तमाम खुलासे हो रहे हैं सर। और ये खुलासे अगर भाजपा, अगर मान लीजिए सपा की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, तो बता दिया जाता कि ये तो सनातन विरोधी लोग हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि राम मंदिर परिसर की सुरक्षा हो। और वो तमाम ऐसी उन्होंने व्यवस्था तमाम पाठक जी बॉर्डर पे हमारे सैनिकों के लिए होनी चाहिए, जो अपनी जान दांव पे लगाकर इस देश की रक्षा करते हैं। ने किस राम मंदिर गाड़ी की में सुरक्षा के, बारूद, किस तो गाड़ी में बारूद आ रहा है, किस गाड़ी में विस्फोटक आ रहा है, ऐसी सुरक्षा हमारे सैनिकों की होनी चाहिए, जिससे 40-40, 50-50 सैनिक बसों में उड़ा दिए जाते हैं। इस तरह का सिस्टम सबसे पहले इस देश में हमारे सैनिकों के ऊपर, सैनिकों के जहां एरियाज हैं, जहां उनका नहीं तो कॉन्वॉय निकलता है, जहां उनकी तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं, जहां वो रुकते हैं, उनकी जगह पे सबसे पहले ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जो बॉर्डर पे हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, उनके नियरेस्ट जो सबसे हैं वो हमारे सैनिक हैं, उनके लिए सबसे पहले ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। देश का तो इंटरनल मामला, चाहे अयोध्या का हो चाहे किसी और मंदिर का, वहां तो सुरक्षा के इंतजाम और भी तरीके से हो सकते हैं। नहीं तो अब क्या कहा जाए। और अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है, हुई है, 7 दिन बाद की फिर तारीख लगी है। क्या लग रहा है, देश की जनता को न्याय मिलेगा? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी पहले दिन ही ट्वीट किया था 7 जून को कि भाई राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी हो रही है। तब तो चंपत राय जैस बंसल जी ने आके बोला था कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई। जबकि अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं कि उनको जानकारी थी कि चोरी हो रही है और शायद उन्होंने वो काफी रकम बरामद भी कर ली थी खुद ही। तो क्या एसआईटी की रिपोर्ट, एसआईटी के बारे में अपडेट मांगा है, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आ गया है, तो क्या इस मामले में राम भक्तों को न्याय मिलेगा? बड़ा सवाल ये है, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट तक आपके नेता भी कह रहे थे कि माननीय न्यायालय इसका संज्ञान ले। तो लोग गए कोर्ट में, आज सुनवाई भी होगी, अगली तारीख भी पड़ी। अब आपको क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं इस पे कोई बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरा बुद्धि विवेक ये कहता है कि हम्म। जो इस लड़ाई को एक्सपोज करेगा, लड़ाई द सेंस हम्म। चोरी को, डकैती को, जो हम्म। एक्सपोज करेगा, कोई न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या कोई एजेंसी हो, जो एक्सपोज करेगी, और हम्म। बड़े बड़े लोगों का जिनका हाथ है उनको जेल भेजेगी, उससे बड़ा हम्म। दूसरा कोई राम भक्त नहीं होगा। और जितने लोग इस पे पर्दा डालेंगे वो सब के हम्म। सब रामद्रोही हैं, चुट्टे हैं, डकैत हैं, चोर हैं, और एक ही गुट के लोग हैं, चाहे जिस संस्था में बैठे हो। इसके अलावा पाठक जी मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। आप इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं? असली जो भक्त होगा, भारत का, दुनिया का सबसे बड़ा राम भक्त, वो हम्म। इस पे एक्सपोज करेगा लोगों को, जिन हम्म। लोगों ने प्रभु के साथ इतना बड़ा छलावा किया है, उन हम्म। सबको एक्सपोज करेगा। और अगर 8 ही लोग दोषी हैं हम्म। और हम्म। कोई दोषी नहीं, भाई नवा दोषी हो गया नहीं हो गया, हम्म। नवा दोषी आपको पता चला नहीं पता चला? नहीं, ये तो अभी खबरें आ रही है सर नवा दोषी का। हम तो तब मानेंगे जब नहीं नहीं मुकदमा दर्ज होगा। नहीं, वो कहा जा रहा है ना, कोई कह रहा है, चंपत राय जी कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा दोषी है, लेकिन पता नहीं चंपत क्या राय का है, क्या बयान बात मैंने नहीं सही सुना, क्या नहीं। लेकिन अखिलेश यादव ने ये कहा था कि प्रभु श्री राम ने उनको चुना, उनके माध्यम से ये घोटाले की खबर बाहर करवाई। तो क्या सच्चे अखिलेश यादव ही सच्चे सनातनी है, सच्चे राम भक्त?
जो हमारे नेता को सबसे बड़ा इनाम देगा, सबसे बड़ा इस देश का सर्वोच्च ईमानदारी का जो पुरस्कार होगा वो देगा, वो असली राम भक्त होगा। और ये कह के देगा, वो तो कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम ने अदम्य साहस के लिए किसी भी भारतीय नागरिक को अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम के लिए तमाम सारे मेडल दिए जाते हैं। नहीं, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद रहा कि उन्होंने मुझे माध्यम बनाया। और सच तो ये है कि अगर अखिलेश जी ने इसको सार्वजनिक नहीं किया होता तो सरकार मानती भी नहीं, क्योंकि उस वक्त भी तो डिनायल आया था। जिस तरीके से सेना में और 26 जनवरी को मिलने वाले बच्चों को उनके अदम्य साहस के लिए मेडल मिलते हैं, उसी तरह इस देश की सरकार को, या जो इस देश का असली राम भक्त होगा, वो हमारे नेता को पुरस्कृत करेगा और कहेगा कि आदरणीय अखिलेश जी, आपको बहुत बारंबार धन्यवाद, नमन, हम शीश झुकाते हैं कि आपने चंदा चढ़ावा चोरों को एक्सपोज करा है। जब देगा कोई तब आगे की बात की जाएगी पाठक जी, अभी और कोई बात नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। और बड़ी संख्या में दर्शक जो जुड़े रहे, आप आते हैं तो आपको सुनने के लिए हमारे जैसे छोटे चैनल पे भी हजारों लोग लाइव जुड़े रहते हैं। तो हमारे दर्शकों ने भी ये चर्चा बहुत ध्यान से सुनी, क्योंकि सुबह से मनोज जी कई डिबेट में रह चुके हैं और मैं भी कई बार डिबेट कर चुका हूं। इसलिए हम लोग अब इस चर्चा को विराम देते हैं और फिर मनोज जी के साथ किसी और मुद्दे पे खबर दस्तक पे लाइव जोड़ा जाएगा। और आप सभी दर्शकों का, मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद।